Hello and a warm welcome to another edition of To The Point. The Maharashtra Assembly election verdict has thrown open a story of surprises and success for the BJP. Having become the single largest party, the suspense still remains as to how BJP is going to form the government in Maharashtra. Joining me now is the former leader of opposition in the Maharashtra Assembly and also someone who is a potential frontrunner for the post of the Chief Minister. I welcome Mr. Eknath Rao Khatse on To The Point. Yeah. Mr. Khatse, let me begin by asking you, there is a Swayamvar-like situation right now where BJP has got to choose between probably the Sena or the NCP. नहीं, पहली बात तो ये है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी करके भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई है। अभी हमारे पास 123 हमारे एमएलए है और हम लोगों को 145 के ऊपर बहुमत के लिए होना है। अभी हम लोगों को 22 एमएलए आज कम है। ऐसी स्थिति में एनसीपी ने हमें समर्थन देने के लिए खुद ही उन्होंने अनाउंस किया कि हम एनसीपी के वाले समर्थन दे रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट। लेकिन सर, जो ये अनकंडीशनल सपोर्ट की जो बात आ रही है, कांग्रेस एलिगेशंस लगा रही है कि देयर वाज अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बीजेपी एंड द एनसीपी। इसमें कहाँ तक कोई तथ्य है? ऐसा कोई तथ्य नहीं है। एनसीपी वालों ने, जैसा शरद पवार साहब ने तो कल डिक्लेयर किया है कि महाराष्ट्र में एक स्टेबल गवर्नमेंट होना है, एक स्थिर सरकार की आवश्यकता है और ऐसी स्थिति में स्थिर सरकार देने के लिए उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया, ऐसा उन्होंने खुद ही करके बताया है। हमने तो मांगा नहीं था सपोर्ट, या एनसीपी से मांगा है न शिवसेना से कोई बात अभी एक क्षण तक हमारी हुई है। तो यह स्टेबल गवर्नमेंट लाने के जो भी पार्टी हम लोगों को समर्थन देंगे या हमारे साथ आना चाहती है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे चर्चा करके उनको सरकार में या सरकार के बाहर से जो समर्थन दे उसके आधार पर हम हमारी सरकार बनाएंगे। लेकिन मिस्टर खत्से, पॉलिटिक्स में जनरली देखा गया है कि जो कैंपेन के टाइम जैसी मोरालिटी की बातें की जाती हैं कि ठीक है वो पार्टी करप्ट है, बीजेपी ने कहा कि एनसीपी इज़ अ नेचुरली करप्ट पार्टी और उसके साथ जाना बिल्कुल नामुमकिन है। आज क्या रीज़न है कि बीजेपी एकदम ओपनली उनके ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर पा रही? किसी भी नेता को मैंने नहीं सुना कि ये कहते हुए कि आज एनसीपी का साथ हम नहीं लेंगे। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन हमने उनको नहीं बोला था, वो आकर सपोर्ट दे रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न वाई बीजेपी कैन नॉट ओपनली रिजेक्ट द ऑफर? नहीं, रिजेक्ट का कोई सवाल नहीं था। हमने यही बताया, आज भी बता रहे हैं कि जो हमने कैंपेन में एनसीपी पर अटैक किया है। पहली बात तो नरेंद्र मोदी साहब ने भी उनके भ्रष्टाचार के बारे में कई भाषणों में बताया। मैंने खुद और हमारे पार्टी के जितने लीडर्स हैं, तो हमने पहला जो अटैक किया है वो एनसीपी पर किया, बाद में कांग्रेस पर किया। कई घोटालों के बारे में हमने बताया और इसलिए हम लोग सोचते हैं कि एनसीपी का समर्थन लेना या नहीं लेना। हमने तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हमने उनका समर्थन मांगा ही नहीं था, उन्होंने खुद होकर समर्थन दिया है। आगे चलते हैं, देखिए क्या होता है स्थिति। आखिर उन्होंने जो शरद पवार साहब ने बोला है कि यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट होना है, आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ त्रिशंकु स्थिति है, न बीजेपी को एक मेजॉरिटी है न दूसरे कोई पार्टी को मेजॉरिटी है। अब इसमें मेजॉरिटी तक जाने के लिए क्या करना चाहिए? लोगों की ये तो मांग है कि यहाँ स्थिर सरकार होना चाहिए। अब इसके लिए कौन सपोर्ट देता है हम सोचते हैं, पर एनसीपी का सपोर्ट लेने के लिए आज भी हमने कभी हाँ कहा नहीं कि हम उनका सपोर्ट लेकर सरकार करते हैं, ये किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन सर, आप खुद ही बोल रहे हैं कि ये त्रिशंकु सरकार है जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। आपको क्या कारण नज़र आता है कि आप तो बहुत सीनियर लीडर हैं, कई इलेक्शंस आपने लड़े हैं और पहली बार ऐसा हुआ कि खुद बीजेपी ने बोला कि जो इस बार काडर में जो एक स्पिरिट दिखी थी कि बीजेपी ही आगे बढ़ेगी, तो क्या कारण है कि बीजेपी को वो मेजॉरिटी नहीं मिल पाई? जो 22 सीटें जो अभी भी कम पड़ रही हैं, क्या कारण आपको लगता है? देखो, शिवसेना बीजेपी का हमारा अलायंस 25 साल से है और 25 साल तक हम लोग साथ में रहे हैं। इसके बाद में इस बार 25 साल के बाद स्थिति बदल गई थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान में आई, अकेले के बलबूते पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। बाद में जहां महाराष्ट्र की हमने स्थिति देखी तो सारी कॉन्स्टिट्यूशंस जो अपने विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को लीड है, ज़्यादातर 90-80% लीड है। और ये बदलती स्थिति को देखकर हमने शिवसेना वालों को बताया कि जो आप हम लोगों को 119 सीटें देते हैं आज तक, उसमें कुछ बढ़ोतरी होना चाहिए, या जहां शिवसेना का डिपॉजिट 25 साल तक गया या शिवसेना कभी चुन के ही नहीं आई 25 साल में, ऐसी सीटों में हम लोगों को कुछ सीट अगर आप देंगे तो हम कुछ उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कमल पहुँचा है, स्थिति बदल चुकी है।
और ये चर्चा करते 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 का करीबन हमारे 15 दिन चले गए। तो आपको लग आपस रहा है में। कि अगर वो 15 दिन वेस्ट नहीं हुए तो शायद बीजेपी के किटी में और ज़्यादा सीट्स आ सकती थी। बिल्कुल 15 दिन पहले अगर अलायंस टूटता था या कोई निर्णय होता था तो हम लोगों को एक अच्छा व्यवस्था बनाने के लिए समय मिलता था और हमारे 5-25 सीटें तो ऐसे भी बढ़ती थी। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो सीट शेयरिंग को लेके जो पूरी जो कन्फ्यूजन चल रही थी शिवसेना और बीजेपी के बीच में, शिवसेना का एक एडमेंट एटीट्यूड देखने में आया। आप खुद ही इस बात को बोल रहे हैं, तो वो क्या इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है महाराष्ट्र में, या वो अभी भी सोच रहे थे कि नहीं शिवसेना ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी? नहीं, इतने सालों में क्या हो गया कि शिवसेना यहाँ लड़ती थी, शिवसेना ज़्यादा सीट लड़ती थी जी। हमेशा। उनको हमने 173, 171 इतनी सीटें उन्होंने लड़ाई, अपने लड़ी, और बीजेपी ने 117 और 119 के करीब करीब हम लड़ते आए हैं। जो रिजल्ट आज तक हमारे पास आए, तो अभी पिछले समय में 5 साल पहले 119 सीटें हमने लड़ी थी और हम लोगों के 46 सीटें आई। उन्होंने 169 लड़ी थी शिवसेना वालों ने और उनके 44 सीटें आई। मतलब उनका जो स्ट्राइक रेट था जीतने का वो कम था हमसे, हमारा ज़्यादा था। और इसके बावजूद हम शिवसेना वालों को बार बार बोलते थे। इसीलिए आपने कहा कि अब शिवसेना का साथ बिल्कुल बेकार है बीजेपी के लिए। बेकार का सवाल ही नहीं, वो नीचे आने के लिए तैयार ही नहीं थे। 151 और हमारे अलाय पार्टनर को भी देने के लिए तैयार नहीं थे। जब अलायंस पार्टनर की बातें आती थी तो बोले आपकी सीट में से उनको दो, हम लोग इतनी सीटें उनको देना चाहते हैं, हम लोग हमारे अलायंस पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन सर अब जो सिचुएशन क्रिएट हुई है आफ्टर द वर्डिक्ट, व्हाट आर यू रियली थिंकिंग? नहीं, सरकार जल्दी बनना चाहिए, ये तो ठीक है, पर वो तो स्टेबल गवर्नमेंट होने के पास हमारा बहुमत तो होना चाहिए। जब हमारे हाथ में आज बहुमत नहीं है तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं? हम लोगों को तो कोई घाई इसके नहीं है, जल्दबाजी भी हम लोग नहीं करने, जल्दी हम लोगों को। यहाँ तो राष्ट्रपति शासन पहले से प्रेसिडेंशियल रूल लगा है, यहाँ कोई गवर्नमेंट आज नहीं है। और हमारा भी जो असेंबली का समय है, मतलब ख़त्म होने का समय जो होता है डिज़ोल्व करने का, वो 7 नवंबर तक है। मतलब 7 नवंबर तक तो हम लोगों को चिंता नहीं है। 7 नवंबर भी हो गई समझो ख़त्म, तो भी 1 दिन का ऑडियंस राज्यपाल जी निकाल सकते हैं और इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब इसके भी कोई जल्दबाजी हमारे पास नहीं है। पर एक स्टेबल गवर्नमेंट होने के लिए अगर 2 दिन ज़्यादा भी लगे तो हम राह देखने के लिए तैयार हैं। लेकिन खच्ची साहब, आप इस बात को तो मानेंगे कि बीजेपी के जो नंबर्स आए हैं, 122 सीटें आई हैं, उसमें आपके ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। या तो आप एनसीपी से आउटसाइड सपोर्ट लेंगे और या तो फिर शिवसेना का साथ लेंगे। अगर आपको नंबर वाइज अगर देखा जाए एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट अगर बनानी है, तो क्या इस बात को आप नहीं मानते? देखिए, जैसा समय जाता है तो इक्वेशन चेंज होते जाते हैं। अभी तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट एमएलए है मुझसे भी मिलके करीबन 10-12 नहीं, तो एमएलए। इक्वेशन अगर चेंज होगा तो आप नेचुरली कोरा पार्टी के साथ भी जाने के लिए तैयार हैं? देखिए क्या आगे होगा ये तो आज खुले बता नहीं सकता मैं, पर जो चल रहा है अंदरूनी, मुझे विश्वास है कि 145 तक ऐसे भी जाएंगे। हम लोगों को किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद लोग आएंगे। ऐसा भी कुछ हमारे पास है जो आज हमारे पास है। तो करीबन 12 इंडिपेंडेंट एमएलए जो है उनसे मेरी खुद बात हो चुकी है। अच्छा। और उन्होंने मुझे बताया है कि हम आपके साथ में देंगे। लेकिन सर, मतलब 135 तो मेरे पास आज 135 हो सकते हैं। हाँ, लेकिन और उसके 135 बाद के में- फिगर पे आप स्टेबल गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे? नहीं, उसके बाद में देखते हैं 8 दिन में क्या होता है। नए लोग आते हैं, नए लोग जुड़ते हैं, कहीं छोड़ के आते हैं, कहीं छोड़ के जाते हैं। अगर कोई आना चाहता है मना थोड़ी कर सकते किसको। लेकिन सर, आपके पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका जो मीडिया से बातें कर रहा है वो ये बोल रहा है कि आप एक और ऑप्शन है जिस पे बहुत ज़्यादा बीजेपी बैंक कर रही है, और वो ये है कि अगर एनसीपी एब्सटेन करता है ट्रस्ट मोशन के टाइम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो जो नंबर्स हैं उस समय प्रेजेंट, उसके बेसिस पे आप एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना के आप सरकार बनाएंगे। देखो, तो एनसीपी का सवाल है। अगर एब्सटेन करेंगे या खुद रह के भी वहाँ वो तटस्थ भूमिका लेंगे, वो उनका प्रश्न है। हम लोग अभी इस बारे में, जब तक हमारा नेता का चुनाव नहीं होता, हम इसके बारे में शांति से बैठे हैं। राजनाथ सिंह जी हमारे यहाँ आएंगे, हम मीटिंग करेंगे, हमारी चर्चाएं चल रही है। एक 4-5 दिन में नए सिचुएशन, नए इक्वेशन भी आ सकते हैं, ऐसी हमारी भावना है। अब हम लोग 135 तक तो जा सकते हैं, उसके आगे 15 भी हम लोग होना, 10 भी होना, तो कहाँ से लाना है या कैसे आना वो भी हो सकता है, या किसी पार्टी का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। ये धीरे धीरे समय बताएगा आपको कि क्या होने वाला है। पर मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र में स्टेबल गवर्नमेंट होने के लिए दूसरी पार्टी के एमएलए भी उतने ही उत्सुक है कि नहीं, हम लोगों को लगता है कि यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट हो, पर वो छोड़ नहीं सकते पार्टी, क्योंकि पार्टी में है।
लेकिन सर शिवसेना और बीजेपी का साथ तो एक बहुत ही पुराना साथ था। 25 इयर्स की जो मैरिज थी उसमें डिवोर्स देखा है लोगों ने फर्स्ट टाइम। बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी थे, वो कह रहे थे कि शिवसेना तो एक जिस वाइफ को गुस्सा आता है वो गुस्सा होकर मायके चली जाती है और फिर वापस आ जाती है और उसको हम मना लेंगे। ऐसी भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स पार्टी लीडर से सुनाई पड़ा था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप शिवसेना को मनाने जाएंगे? देखो, मनाना नहीं मनाना ये तो आगे समय बताएगा, पर राजनीति में कुछ भी हो सकता है। देखिए, जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस 99 नहीं, में आप एक जब दूसरे कहते के हैं कि विरोध कुछ भी में हो लड़ी सकता है, थी। जब कुछ भी हो सकता है तो आप मोरालिटी भी अबैंडन करेंगे? मोरालिटी इन द सेंस दैट यू विल गो विद अ पार्टी लाइक एनसीपी, और व्हेन यू से दैट एनसीपी का एनीथिंग कैन सवाल हैपन ही इन नहीं, आपने पॉलिटिक्स? शिवसेना के बारे में पूछा है। जी, एनसीपी का सवाल ही नहीं आता हमारे सामने। आज तो एनसीपी का हम पूछते भी नहीं, सोचते भी नहीं उनके बारे में। शिवसेना के बारे में आपने पूछा है और इसलिए शिवसेना के बारे में पूछते कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, आ भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं। हम लोगों को इसका ये नहीं, कुछ बातों के लिए खटाव सा हमारा आ भी गया, खटास भी आ गए, आपस में दोनों मिल भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर ये करते समय, लेकिन सर ये बात करते सही है समय कि शिवसेना जो अभी तक एक बिग ब्रदर था बीजेपी के लिए, आज बीजेपी उल्टे रोल में आ गई है। इट्स अ वाइस वर्सा रोल व्हिच बीजेपी इज प्लेइंग। बीजेपी इज अ बिग ब्रदर नाउ। सो आर यू नॉट ट्राइंग टू टीच शिवसेना अ लेसन दैट लुक बॉस, वी आर ऑन द ड्राइवर सीट नाउ, यू डोंट हैव अ चॉइस? आर यू ट्राइंग टू सेंड दैट नहीं, अभी मैसेज? ये लेसन सिखाने का या दिखाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन तो हो चुका है। इलेक्शन के पहले ही ये था कि भाई शिवसेना बिग ब्रदर के रूप में है या भारतीय जनता पार्टी है। कभी चर्चा होती थी तो बिग ब्रदर की इसमें तो शिवसेना रहती ही थी, क्योंकि वो ज़्यादा सीट लड़ाते थे, हम लोग कम सीट लड़ाते थे। उनके ज़्यादा आती थी, हमारे कम आती थी। कभी कभी हम लोग ज़्यादा भी सीट आते थे चुन के। पर अभी वो सवाल नहीं है, वो तो लोगों ने इस इलेक्शन में बता दिया। सारी पार्टियां अलग अलग खड़ी होने के कारण कितना दम है या कोच किसको कितना सपोर्ट है, ये तो सामने आया। और इसमें तो भारतीय जनता पार्टी अकेले सबसे ज़्यादा एमएलए चुन के उभर आई है। मतलब बड़ा भाई और छोटा भाई, ये प्रश्न तो छूट गया। बीजेपी है ही बड़ा भाई, ये तो अभी मानना पड़ेगा। I'll have to take a break here. On the other side, we talk about the front runners for the chief ministerial post. Back in a moment. Welcome back. You're watching To The Point with Eknath Rao Khatse. Mr. Khatse, there is a problem of plenty as far as the chief ministerial candidates are concerned. There are too many candidates in the fray. You are one of them. Fadnavis is there. Then Pankaja is there, and lot many names from the center are coming in, like Nitin Gadkari and Prakash Javadekar name is coming. Do you think that bringing a consensus on the names is a difficult task for the BJP at the moment? नहीं, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि दूसरी पार्टियों में कौन सीएम बनेगा इसके लिए नाम ढूंढना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे नाम उभर के आए। मतलब हमारे यहाँ इतने कैपेबल पर्सन भी है, इतने कैपेबल उम्मीदवार भी है कि 5, 6, 7 तक हमारे नाम जाते हैं। इसमें से कोई बनो, इसके बाहर का भी कोई बनो, पर भारतीय जनता पार्टी में इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। जो भी पार्टी, जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय देगा, वो निर्णय का अमल और हम सम्मान करेंगे। लेकिन सर, जैसे हरियाणा में देखा गया है, हरियाणा में एक नॉन जाट फेस की बात हो रही है। बीजेपी एक तरफ कैंपेन में कह रही थी कि नहीं, हमारे लिए कास्ट, क्रीड और रिलीजन, हम इन सबसे बहुत ऊपर हैं। लेकिन अभी जो हरियाणा में जो जिस तरीके के कैलकुलेशन सामने आ रहे हैं, देखा गया कि एक नॉन जाट फेस को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। अब अगर आप उसी चीज़ को महाराष्ट्र में रेप्लिकेट करने की कोशिश करिए तो 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज दैट ऑफ द OBCs एंड including the Marathas. Now, given this kind of a scenario which is in place, which face will the party go for? Is it going to be an OBC face? Is it going to be a Maratha face? Or is it going to be a Brahmin face? देखिए, राजनीति में जात पात का राजकारण तो हर जगह चलता है, पर भारतीय जनता पार्टी उससे ऊपर उठकर राजनीति करना चाहती है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता ये सिर्फ बोलने के लिए है? क्योंकि कैंपेन के टाइम यही बोला जा रहा था कि इन सब चीज़ों के ऊपर है, लेकिन अभी जब प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस की बात आती है तो इट बॉइल्स डाउन, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द कास्ट एंड द रिलीजन। नहीं, ऐसा देखिए, कभी कभी तो ऐसा होता है, अभी हुआ है, पहले भी हुआ है। पर आज हम लोग ये सोचते हैं कि आज की स्थिति जात से लेकर या OBC, NT OBC जो लेना है, उससे भी ज़्यादा ऊपर उठकर ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए पूरे राज्य को संभाल सकता है, और पूरे क्षेत्र का जिसको ज्ञान हो, जो सीनियरिटी में भी हो, सीनियरिटी रहो ना रहो, पर अनुभव के आधार पर कुछ काम कर सकता। तब तो सर मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैं भावी मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है भावी मुख्यमंत्री के। हाँ, ये बात सही है कि सबसे सीनियर मैं हूँ, 30 साल हो गए MLA भी हूँ,
उसके पहले भी मंत्री रह चुका हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर था, और भी कोई पोर्टफोलियो मेरे पास थे, अपोजिशन लीडर भी, तो पार्टी का काम भी 40 साल से करते हैं। पर ये बात नहीं कि मैं वहाँ दावेदार हो सकता है, पर यही उम्मीदवार है, ऐसी बात नहीं है। आखिर इसके बाहर भी कोई पार्टी की सोच हो सकती है कि और भी कोई सोच हो सकती है, उसके कारण नया नाम भी आ सकता है। और जो भी नाम आएगा, जहाँ से भी आएगा, हम लोग तो सम्मान करेंगे। आखिर हम लोगों को यहाँ सभी को लेकर चलने वाला आदमी होना है। लेकिन नए नामों में आपने नए नाम भी हो सकते हैं, उसमें पंकजा का नाम ऑलरेडी पहले से चल रहा है, मुंडे साहब की डॉटर है। मुंडे साहब एक बहुत टॉल लीडर थे और आपने तो उनको कई ज़मानों से देखा है। आपको नहीं लग रहा है कि सीनियर लीडर्स लाइक यू और लाइक अदर्स इन द स्टेट लीडरशिप, उनको रिजेंटमेंट होगा अगर आज पंकजा का नाम फ्लोट कर दिया जाता है? बिकॉज पंकजा इज़ अ फर्स्ट टाइमर, शी डजंट हैव मच ऑफ एक्सपीरियंस। तो आपको नहीं लग रहा कि रिजेंटमेंट होगा थोड़ा सा लोगों में कि पंकजा जो बिल्कुल जिसको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है उसको चीफ मिनिस्टर के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है? परसों के दिन इंटरव्यू में पंकजा ने बताया कि मेरा नाम आया है मुख्यमंत्री की रेस में, यही मेरा सम्मान है, बनना नहीं बनना वो बात अलग है। उसने कहा है कि मैं इस रेस में हूँ, ये भी सही नहीं है, पर मेरा नाम आया है, इसमें मुझे अच्छा अभिमान है। मुझे लगता है कि मेरा नाम आना इतने कम समय में, कम उम्र में, ये भी मेरे लिए एक अभिमान की बात है, गर्व की बात है। मतलब वो रेस में नहीं है ऐसा भी उसने बताया नहीं, रेस में है ऐसा भी बताया नहीं है, पर पार्टी निर्णय लेगी। और अगर पंकजा होती है तो भी मुझे खुशी है, और कोई होता है तो भी खुशी है। हम लोगों को कोई गम नहीं है। आखिर हम लोगों को इसकी खुशी है कि हमारा गवर्नमेंट आए। और हमने जब कैंपेन में पहली बार प्रायोरिटी जो दी, तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा इससे प्रायोरिटी नहीं दी। हमने जो प्रायोरिटी रखी है कि ये जो भ्रष्ट सरकार है, जो 15 साल से महाराष्ट्र में काम कर रही है, जो बहुत लोग परेशान थे, और इसको पहले नीचे खींचो, बाद में सोचो कि कौन मुख्यमंत्री बनना है नहीं बनना है। और ये काम जनता ने किया है, करीब करीब किया, थोड़ा सा कम किया, हम लोगों को थोड़ा सा वोटिंग कम हो गया, 3% से हम लोगों लेकिन को। जितना भी मिला आप संतुष्ट हैं, जितना भी बीजेपी ने कम दिनों में किया? संतुष्ट तो क्या है कि पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम लोगों को मेजॉरिटी नहीं है। पर संतुष्ट इस बात से है कि 20-25 साल में ही नहीं तो 50 साल में पहली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी करके यहाँ भारतीय जनता पार्टी उभर के आई है। जनता ने उतना समर्थन दिया है, और चैलेंज के साथ साथ कुछ बातें हम लोगों को सीखने को भी मिली है कि भाई देखिए, जनता के साथ जाते हो, पूरी मेजॉरिटी जब आप मांगते हो तो आप कहीं ना कहीं कम, हमारी भी कोई कमी रह गई होगी, हम भी कोई जनता के प्रति कुछ काम करने में कमी रहे होगे, आगे चल के सुधारने के भी हम लोगों को लोगों ने एक समय दिया है और एक संधि दी है। लेकिन सर, जब पंकजा की बात करते हैं, आपको आंध्रा की स्टोरी याद होगी, जब राजशेखर रेड्डी की जब डेथ हुई, उसके बाद ओडारपू यात्रा किया पूरे स्टेट में जगन रेड्डी ने, एंड जगन टर्न्ड आउट टू बी अ रिबेल फॉर कांग्रेस। आर यू फियरिंग something on those lines? If Pankaj is not made the CM, is BJP ready to face another Jagan in the form of Pankaj? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हम लोग ये सोच भी नहीं सकते कि इसे यहाँ तक जाएगा महाराष्ट्र में। क्यों नहीं सोच पा महाराष्ट्र रहे? में इतने सालों से हम राजनीति करते हैं, आज तक ऐसे एक उदाहरण महाराष्ट्र में नहीं हुआ, तो अभी क्यों होगा? नहीं, लेकिन सर, जो गोपीनाथ मुंडे जी का जो स्टैचर था महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, उसको देखते हुए एक लेगेसी हमेशा बनती है। जगन ने हमेशा क्लेम किया कि मैं राजशेखर रेड्डी का बेटा हूँ, इसलिए कांग्रेस को मुझे बनाना चाहिए था सीएम। तो उसी तरह से पंकजा अगर क्लेम करती है, तो उस चीज़ के लिए पार्टी का प्लान बी रेडी है कि क्या करेगी? मुझे so that विश्वास है पंकजा doesn't turn out to be another Jagan Reddy of Maharashtra. गोपीनाथ जी के और मेरे जो पारिवारिक संबंध है करीबन 85 से लेकर तो आज तक है। जब पंकजा का जन्म हुआ, जब से तो आज तक हमने देखते हैं वो उनको हमारे बेटे जैसे, बेटी जैसे सारे ये लड़के हैं। और मैंने आज तक देखा है कि पंकजा इस मूड में कभी जा ही नहीं सकती। जो संस्कार उसके ऊपर हुए वो इस तरीके के से, हाँ, मांग करना चाहिए, हम लोगों को आना चाहिए, यहाँ तक है, उसमें कैपेसिटी है। एक अच्छी लड़की है, अनुभव की कमी है नहीं है, इतना ही है। लेकिन सर, आप ही ने कहा कि पॉलिटिक्स में तो कुछ भी पॉसिबल है। हो सकता है कुछ भी। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में कुछ भी कह सकता हूँ, कि इसलिए कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी निर्णय लेता है उसके आधार पर मैं कहता हूँ पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेगा। अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड को लगता है कि जूनियर होने के बाद भी अच्छा काम कर सकती है और आप लोग को इसको संभालना है, तो हम वही भी करेंगे। हम लोगों में इसमें डिस्प्यूट है नहीं। मैं तो पहले से बता रहा हूँ, पहले दिन से मैं ये बता रहा हूँ, जब से इलेक्शन शुरू हो गया और जब से अलाय टूट गया, कि पहले सरकार खींचो। जैसा कि उद्धव जी ने कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री होना है, 151 के नीचे मैं जा नहीं सकता, मुझे जाना नहीं है, ऐसा हमने नहीं किया। हमने बोला कि हम लोगों को कोई
इसमें 151 आप लो या उसके लिए बढ़ा के दो, ये बात हमारी है। पर हमारी पहली प्रायोरिटी यही थी कैंपेन में भी, आज भी, कि ये सरकार पहले नीचे खींचो, क्योंकि बहुत 15 दिन से हम लोग परेशान थे, 15 साल से हम परेशान थे, और ये सरकार नीचे खींचने का आनंद हम लोगों को आज लेकिन भी है। अब अभी की जो सिचुएशन बन रही है और आगे के 4-5 दिनों में सिचुएशन क्या बनेगी, लेकिन अभी क्या एक ये क्रक्स माना जाए कि बीजेपी अकेले ही महाराष्ट्र में सरकार बनाना चाहती है? क्या बीजेपी उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है? बीजेपी वांट्स टू गो सोलो इन महाराष्ट्र? कोई भी पार्टी यही चाहेगी कि अकेले के बलबूते पर सरकार बनाए। पर एक बात यहाँ है कि हम लोग वहाँ तक Regional जाने के parties लिए के हमारे expense पास पे। कुछ है ही नहीं। मतलब हमारे पास उतने एमएलए अगर होते थे, या ऐसी परिस्थिति होती थी कि बाहर से कुछ एमएलए लेकर हमारा अकेले के बल पर हम बना सकते, तो हम बनाते थे। आज ऐसी स्थिति है कि इंडिपेंडेंट को देखें तो 18 इंडिपेंडेंट है, हमारे 123 है। पारे इंडिपेंडेंट लेकर भी जाए तो 145 तक नहीं जा सकते। एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना, उनके अलग अलग, जो शिवसेना के 63 या एनसीपी के 40, कांग्रेस के 41, अब ये एक तो एक साथ जुड़े, या तो 40 में से कुछ 25 इधर आए, 15 इधर आए तो हो सकता है, या शिवसेना वालों ने सपोर्ट दे तो हो सकता है। अभी इसीलिए मैं बोलता कि समय इसका उत्तर देगा। आज ये तो नहीं बता सकता। आज हम लोग बैठे हैं और 4-5 दिन तो हम शांति से बैठेंगे कि देखते रहेंगे कि क्या चल रहा है। हम लोगों को कोई घाई नहीं है, पर हम लोग ये सोचेंगे कि किसका सपोर्ट लेना। उसके साथ आपने जो बताया कि एनसीपी का सपोर्ट लेना नहीं लेना, इसके बारे में हमारे यहाँ चर्चा हो रही है कि जिनके ऊपर हमने ही अटैक किया भ्रष्टाचार के बारे में, उनका समर्थन लेना या नहीं लेना। पर ये भी बात है कि समर्थन लेते समय हमने तो समर्थन मांगा नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं। अगर हम क्लेम करते हैं सरकार के पास या राज्यपाल जी के पास और ये वो एब्सेंट रहते, नहीं, तो लेकिन हमारे सर, हाथ जो में एक थोड़ी tacit एब्सेंट रहना understanding नहीं की लोग रहना। बात कर रहे हैं कि टैसिट अंडरस्टैंडिंग की बात एक कर रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण जी ने कहा कि देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग कोइंसिडेंस कि जब शिवसेना और बीजेपी का अलायंस टूटा तो तुरंत फिर कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस भी टूट गया था, which very indirectly points to the fact that there was a tacit understanding between the BJP and the NCP. इस पे आप उस चीज़ को नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता। ऐसी बात है, ये योगा की बात है। अब जब हमने अलायंस तोड़ा तो उन्होंने अलायंस तोड़ दिया। जब हम लोग सीटों के बारे में ये कर रहे थे तो उनकी भी वही चर्चा चल रही थी। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस राज्यपाल जी लेकिन के पास बैकरूम गई, नेगोशिएशंस तो इस समय चल ही रहे हैं। बैकरूम नेगोशिएशंस, बैक चैनल टॉक्स तो इस समय चल ही रही हैं, एनसीपी और बीजेपी के बीच में भी और बीजेपी और शिवसेना के बीच में। क्या आप इस बात ना को मानते हमारी हैं? एनसीपी से आज चर्चा कुछ हुई, ना हमारी शिवसेना के साथ कोई चर्चा अभी तक हुई है। हाँ, चर्चा हो सकती है शिवसेना के साथ, नहीं हो सकती ऐसी बात नहीं है। पर अभी तक कोई प्रस्ताव शिवसेना से भी नहीं आया, ना भारतीय जनता पार्टी से उनको दिया गया। 95 से 99 में जब बीजेपी और शिवसेना का जब सरकार थी तो डेट इतना ज़्यादा नहीं था, कर्ज जो महाराष्ट्र सरकार पे था, आज वो कर्ज जाके 6 टाइम्स हो गया है। तो जो नई सरकार आएगी आप उससे कैसे निपटेंगे? कि हम लोगों ने कुछ प्लान बना के रखा है पहले ही कि महाराष्ट्र में अगर हमारी गवर्नमेंट आती है, तो जनता को हमने कैंपेन में बताया था कि अगर गवर्नमेंट आती है तो इतना डेप्थ ये सरकार के ऊपर है जिसमें क्रेडिबिलिटी ख़त्म भी करने के बाद हम लोगों को सरकार ये विकास के लिए तो काम करना है। इसमें 2-3 बातें हम कर सकते हैं। एक तो सेंट्रल असिस्टेंस जो मिलता है हम लोगों को, वो सेंट्रल असिस्टेंस तो 70% स्टेट का, 30% सेंट्रल का, या 30% स्टेट का, 70% जो मैचिंग ग्रांट या मैचिंग अमाउंट भर के हम कर सकते हैं। उसके सीधी तरह से हम लोग एक स्पेशल इस ढंग से कितना पैसा वहाँ से आ सकता है। दूसरी बात है कि हमने नाबार्ड, रिजर्व बैंक, LIC और सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा ऐसा हमने जो कर्जा लिया है, उसमें से जो हमारा कर्जे में पेनल्टी लगी है जी, लेट भरने के कारण, या कर्जे में से इंटरेस्ट है, इसमें तो से वो कुछ आपको एक छूट, तरीके से वेवर मिल सकता है। कुछ छूट मिल सकती है क्या? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके हम प्रपोजल दे सकते हैं कि हम लोग को एक छूट दो। तीसरी बात है कि जो कर्जा मिला है वो कभी 20 साल का हो, कभी 10 साल का हो, उसका समय बढ़ा के देख सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को। तो आपका एक फुल प्रूफ प्लान तैयार है इसको करने के लिए। लेकिन एक चीज़ और खड़से साहब आपसे पूछना चाहेंगे, 2012 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने बोला था कि हम इसको लोड शेडिंग फ्री करेंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं हो पाई, तो उसका क्या कारण है? 2012 में उन्होंने, शरद पवार जी का जब जन्मदिन आया तो उन्होंने बताया कि हमारे नेता का जन्मदिन है 12/12/2012, उस दिन हो जाएगा, वो हो नहीं सका। इसका कारण यह है कि इरिगेशन वगैरह छोड़ दो,
उससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार एनर्जी डिपार्टमेंट में हुआ। यहाँ दिन ब दिन जो शॉर्टेज आया एनर्जी का, उसके कारण बाहर से बिजली खरीदी करते थे, और जहाँ बाहर से बिजली खरीदते थे उसमें भ्रष्टाचार करते थे। ये बहुत बार हमने असेंबली में रखा, और इसके कारण एक जगह तो बिजली की मांग बढ़ती थी, डिमांड बढ़ती थी, दूसरी जगह बिजली का प्रोडक्शन कम होता था। जो इन्होंने जो अपने सबस्टेशन ने पावर स्टेशन की जिस ढंग से उन्होंने खड़ा करना चाहिए था, उस ढंग इतना खड़े नहीं रहे, और इसलिए शॉर्टेज बढ़ता गया, और बाहर से बिजली लेना और कर्जा लेकर बिजली लेना। लेकिन सर, जहाँ तक इरिगेशन का सवाल है, 70,000 करोड़ इरिगेशन के लिए दिया गया था, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ लैंड जो इरिगेट हुआ, दैट वाज जस्ट मिनिमल 0.1%, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसपे कि आपने इलेक्शन ये लड़ा है और आपको सक्सेस मिली है। तो आपको क्या नहीं लगता कि आपको सबसे पहले इस स्कैम के ऊपर काम करना चाहिए? नहीं, जरूर करेंगे। इरिगेटेड लैंड बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमने तो घोषणा की है कि जब हम सरकार में आएंगे और सरकार लेंगे, तो जो स्कैम हमने लोगों ने निकाले हैं, वो स्कैम की इंक्वायरी करने के लिए विशेष समिति SIT जैसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो टीम होगी वो हम नियुक्त करेंगे, और वो भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत which करेंगे। means that the first priority of the BJP Yes, government in बिल्कुल, Maharashtra will be बिल्कुल। to initiate an inquiry against the Congress NCP government on the irrigation scam. इरिगेशन ही नहीं, इरिगेशन के साथ जो जो स्कैम हम लोगों ने निकाले हैं, उसके लिए हम You had given a list of 116 scams in the to the Congress NCP government. 116 हमने दिए थे मुख्यमंत्री तो जी को 3 साल 116 पहले। स्कैम्स आपने अनर्थ किया, और हाँ। 116 इंक्वायरीज अब आप बैठाओगे? बिल्कुल बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगाएंगे, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत करेंगे, एक स्पेशल देंगे। अगर कानूनन कोई उसमें जिम्मेदार होगा, अपना पकड़ा जाएगा, कानूनन अगर होगा, उसको दोषी होगा तो उसको सजा होगी। चलिए, thank you very much and wish you all the best, Mr. Khatse, for Yes, future. thank you. So that's it on this episode of To The Point. See you next time with another personality. Goodbye and thanks for watching.